मेरा छोटा भाई, उसने मुझे सलाह दी कि यूपीपीएससी की तैयारी करो। मैं एक माँ भी थी। मुझे अपने बच्चों को, घर को देखना, पति, लोगों के ताने अलग थे। जो सुनता वो ये कहता, इस उम्र में इसको तैयारी की सूझी है, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। 2020 में मैंने यूपीपीएससी का एग्जाम दिया, बहुत मेहनत करी, लेकिन मेरा एग्जाम 1 नंबर से रह जाता है। मेरी माताजी पूछती हैं क्या हुआ। मेरा छोटा बेटा कहता है ये फिर से फेल हो गई। नमस्कार, मेरा नाम दीपा भाटी है। मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर के एक छोटे से कस्बे दादरी में हुआ था। मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करती हूँ और हमारी कम्युनिटी में लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है। सबने निर्णय लिया कि इसकी शादी कर दीजिए। मेरी शादी हो जाती है। तब मैं फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। उस समय मेरे बहुत सपने थे। मैं रिसर्च करना चाहती थी, नेट क्लियर करके रिसर्च के फील्ड में जाना चाहती थी। लेकिन परिवार के, समाज के दबाव के कारण मैं भी आम लड़की की तरह शादी के लिए तैयार हो जाती हूँ। मेरी शादी हो जाती है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शादी के साथ आती हैं। नई गृहस्थी, नया जीवन, और मैं उन गृहस्थी और नए जीवन में अपनी सपनों को कहीं भूल जाती हूँ। शादी होने के बाद 2 बेटियां होती हैं। मैं उन बेटियों को बड़ा करने में कहीं ना कहीं मेरे जो ख्वाब होते हैं कि मैं बड़ा होके ये करूंगी, वो करूंगी, एक इंडिपेंडेंट औरत बनूंगी, जो समाज, सोसाइटी के लिए कुछ करेगी, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। लेकिन मैं एक माँ थी, अब मैं एक पत्नी थी, मैं किसी के घर की बहू थी। मैं उन सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही थी। अब मेरी बेटियां स्कूल जाने लगी। बेटियों को स्कूल जाते देख मैंने भी उनके साथ उन्हीं के स्कूल में अप्लाई किया। इस बीच मैं बीएड कर चुकी थी। अब मैं एक प्रशिक्षित शिक्षक थी। मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस काफी अच्छी थी, तो मुझे स्कूल वालों ने भी जॉब दे दिया। अब मैं अपनी बेटियों के साथ स्कूल जाती, घर के काम निपटा कर, और सारी जिम्मेदारियां मैं पूरी कर रही थी। लेकिन वो जो मेरे सपने थे, बड़े बड़े ख्वाब कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, वो अब कहीं खो रहे थे। सौभाग्य कहें या मेरा दुर्भाग्य कहें, मुझे वोकल कॉर्ड्स में नोट्स डिटेक्ट होते हैं। ये एक गले की समस्या होती है जो अक्सर टीचर्स को और सिंगर्स को होती है। मैं अपने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा, मैम आप फुल वोकल रेस्ट ले लीजिए, आपको बोलना नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? मैं बोलूंगी नहीं तो पढ़ाऊंगी कैसे? ये दिसंबर 2018 की बात है। मैं घर आई। मैं अब घर आके सोच रही थी कि अब क्या करूं, अब क्या क्या करना है। मेरा छोटा भाई, जो अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुका था 2008 में, उसने मुझे सलाह दी कि यूपीपीएससी की तैयारी करो। 2019 जनवरी, मैंने सोचा कि नया वर्ष एक नया सवेरा मेरे जीवन में लेके आएगा। एक यूपीपीएससी एस्पायरेंट की मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने इन टॉपर्स के इंटरव्यूज सुने, उनकी स्ट्रैटेजीज को एनालाइज किया, बुक्स मंगाई मार्केट से, और पास्ट ईयर पेपर्स को एनालिसिस किया, और इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाइयाँ शुरू की। मेरे लिए ये जर्नी आसान नहीं थी, क्योंकि मैं बाकी एस्पायरेंट के जैसे नहीं थी, जो कि मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के लाइब्रेरीज में बैठ के घंटों तैयारी किया करते हैं। मैं एक माँ भी थी। मुझे अपने बच्चों को, घर को देखना, पति, छोटा मेरा बेटा जो उस वक्त मात्र 2 साल का था, उसको भी देखना होता था। मैं रोज जल्दी सुबह उठ के बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती, पति ऑफिस चले जाते, अपने छोटे बेटे को तैयार करके माँ के घर भेज दिया करती थी। इस बीच में बैठ के पढ़ती, दोपहर तक पढ़ती रहती थी, और फिर बच्चों के आने से पहले जल्दी से खाना बनाती घर का, और जो बचा कुचा काम होता था वो करती थी। मैं चाह कर भी दिन रात नहीं पढ़ सकती थी। लोगों के ताने अलग थे। जो सुनता वो ये कहता, इस उम्र में इसको तैयारी की सूझी है, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है, बच्चों से तो एग्जाम निकलते नहीं हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, ये क्या कर लेगी। मुझे बहुत बुरा लगता। मेरा छोटा बेटा जिसका बचपन जा रहा था, मुझे लगता था मैं उनके साथ समय नहीं बिता पा रही। मेरी टीनेज बेटियां थी,
मुझे कई बार लगता था कि मैं उनको वक्त नहीं दे रही। कई बार वो कहती, मम्मी आप पढ़ते ही रहते हो सारे टाइम। पर मैं क्या कर सकती थी? नौकरी मैं छोड़ चुकी थी। बस मेरे पास एकमात्र यही एक सहारा था कि कुछ भी करके मुझे ये एग्जाम निकालना है। 2019 का मेरा अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि ये एग्जाम अपने आप में तैयारी ही कम से कम 1.5-2 साल की मांगता है, और मेरे लिए तो समय और भी कम था, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी। पर फिर भी मैं सेटिस्फाइड थी, चलो एवरेज एग्जाम हुआ है। 2020 में मैंने डिसाइड किया कि मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के और भी जितने एग्जाम होते हैं, जैसे आरओ, एआरओ, सबके एग्जाम्स दूंगी, और बाकी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके भी एग्जाम दूंगी। मैं एक ही के भरोसे नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मेरा सारा भविष्य सिर्फ अब इन एग्जामों के ऊपर टिका हुआ था। 2020 में मैंने यूपीपीएससी का एग्जाम दिया, बहुत मेहनत करी, अब मेरी तैयारी पूरी तरह से थी, लेकिन मेरा एग्जाम 1 नंबर से रह जाता है, जबकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये मेरा सिलेक्शन हुआ पड़ा है। उस दिन मैं बहुत फूट फूट के रोती हूँ। मेरे आंसू उस दिन थम नहीं रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये मेरा सिलेक्शन हुआ पड़ा है, कम से कम चलो एक नौकरी तो मिल जाएगी। मेरे पति मेरे को संभाल नहीं पा रहे थे, उनसे मेरा रोना देखा नहीं गया। मेरी माताजी आती हैं, मेरी माताजी पूछती हैं क्या हुआ। मेरा छोटा बेटा कहता है ये फिर से फेल हो गई। ये सुनकर मैं और रोती हूँ। निरंतर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। माँ कहती है कोई नहीं बेटा, फिर से मेहनत करो। मेरा छोटा भाई मेरे को समझाता है शायद तुम्हारे लिए भगवान ने कुछ और सोचा है, इससे भी बड़ा। उसकी बातें मुझे बेमानी लग रही थी। उस वक्त मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, मैं बस रो रही थी। अब मैंने 2021 यूपीपीएससी की फिर से तैयारी की। प्री का फॉर्म भरा गया। इस बार मेरी लड़ाई आर पार की थी। इस बार या तो सिलेक्शन होगा या फिर छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार को इस तरीके से परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। बहुत हस्बैंड के ऊपर इतने फाइनेंशियल बर्डन्स थे, तीनों बच्चों की जिम्मेदारियां, मेरे बच्चे, हम कोई शौक पूरे नहीं कर पा रहे थे अपने बच्चों को, बस उनकी बेसिक जरूरतें ही उनकी हम दे पा रहे थे। अंदर मुझे इतना गिल्ट फैक्टर होता था कि मैं समर्थ होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकती। कैसी हूं मैं? समाज से, सबसे मैं बिल्कुल कट गई थी। मैं कहीं नहीं जा पाती थी। मैं जाती भी तो भी वहां मेरा किसी जगह मेरा मन नहीं लगता था। अब मैंने सोचा कि या तो ये सिलेक्शन हो जाएगा, वरना तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। 2021 में मैंने पूरी जी जान से अपनी ताकत झोंक दी। मैंने सारे नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज किया, मल्टीपल रिविजन्स दिए, और जितना अच्छे से अच्छा कर सकती थी मैंने किया। इतने मॉक टेस्ट लगाए कि कोई सोच नहीं सकता। इस बार यूपीपीएससी प्री का मेरा एग्जाम करवा चौथ के दिन पड़ा। वैसे भी एक मैरिड औरत की जिंदगी में ये दिन एक स्पेशल महत्व रखता है। मैं सुबह से भूखी प्यासी थी। मुझे लग रहा था बस कैसे भी करके ये मेरा एग्जाम निकल जाए। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। फाइनली रिजल्ट आया। अब की बार मेरा नाम था। मैं बहुत खुश हुई। मोस्टली 3 महीने का आयोग जो है समय देता है प्री और मेंस के बीच में, लेकिन इस बार कोरोना करके 2 महीने का समय और बढ़ गया। मुझे पर्याप्त समय मिल चुका था। तैयारी तो मैं पिछले कई वर्षों से कर रही थी। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। मैंने सभी चीजों के अच्छे से नोट्स बना रखे थे। मैंने अपने नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज किया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, घड़ी में समय लगा के आंसर लिखने बैठती। इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए ये लास्ट अटेम्प्ट था। इस बीच मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। एग्जाम से मात्र 2 दिन पहले मुझे इतना सीवियर बैकएक हुआ कि मैं बता नहीं सकती।
मेरे को लगा कि मैं क्या करूंगी, मैं कैसे 6 घंटे बैठ के एग्जाम दूंगी। 3-3 घंटे के पेपर होते हैं जिसमें आपको नॉन स्टॉप लिखना होता है। मैंने उस विधाता को हाथ जोड़ा, मैंने कहा तू मुझे यहां तक लेके आया है तो तू ही मेरा एग्जाम क्लियर कराएगा। मैं भगवान को हाथ जोड़ के एग्जाम देने गई। भगवान का आशीर्वाद कहिए या मेरी मेहनत कहिए, मेरे मेंस के पेपर्स बहुत अच्छे हुए। फाइनली रिजल्ट आया। अब की बार मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी। मेरा इंटरव्यू 1 अगस्त को था। इंटरव्यू के लिए मैं पहले से ही काफी श्योर थी, क्योंकि जीवन में मैं इतने सारे अच्छे बुरे इतने हालातों को झेलते हुए आ रही थी, तो मुझे लगा कि चलिए इंटरव्यू भी दे देते हैं। इंटरव्यू अपने आप में व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। हम इस एग्जाम की तैयारी एक ऑल टुगेदर इंटीग्रेटेड रूप में करते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू सब एक साथ। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। अब मैं रिजल्ट का वेट कर रही थी, लेकिन इस बीच मेरी किस्मत कहिए या कुछ और कहें, मुझे शायद कुंदन में और तपना था। मेरे को सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलना था। रिजल्ट कोर्ट केस में फंस जाता है। 3 महीने बाद कोर्ट का डिसीजन आता है और फिर रिजल्ट आता है। ये पीरियड मेरे लिए इतना अवसाद भरा था कि मैं बता नहीं सकती। जिसने अपना सब कुछ एक एग्जाम के ऊपर छोड़ दिया हो, जिसने अपना परिवार सब कुछ सारी चीजें भूल के इस एग्जाम के चक्कर में लगा हुआ है, उस इंसान के साथ क्या होगा अगर उसका रिजल्ट ना आए। फाइनली रिजल्ट आया दिवाली से 2-3 दिन पहले, 19 अक्टूबर को। अब की बार लिस्ट में मेरा नाम था। वो दिन मेरी जिंदगी का ना भूलने वाला दिन था। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई सब बहुत खुश थे। लोग मुझे समाज की बेटी बता रहे थे। आज वो गुर्जर समाज जो अपनी बेटियों की, अपनी कैपेबल बेटियों की वक्त से पहले शादियां कर देता है, जहां शादी बेटी की शादी में खूब पैसा खर्च किया जाता है उस बेटी को पढ़ाने की बजाय, आज वो लोग सब मुझे कह रहे थे कि तुम हमारी बेटी हो, तुमने बेटों से भी बड़ा हमारा नाम किया है। आज सबकी जुबां पर बस मेरा ही नाम था। जो लोग कल तक कह रहे थे इस उम्र में इसका दिमाग खराब हुआ है, इस उम्र में तैयारी करेगी, आज वो सब लोग मेरी तारीफें कर रहे थे। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरा क्रॉनिकल मैगजीन के कवर पिक पे मेरा फोटो आएगा। मेरा इंटरव्यू नवंबर एडिशन में मेरा इंटरव्यू छपता है। मैंने जब वो इंटरव्यू पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे जैसी लड़की जो अपने सपनों को भूल चुकी थी, जो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में फंस चुकी थी, जो लगी हुई थी, वो जानती ही नहीं थी कि उसका कोई अस्तित्व है, आज वो ये एग्जाम क्लियर करके सबकी चहेती बन गई है। और वो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो यस मैं कहूंगी एज इज जस्ट अ नंबर। अगर मैं इस एज में ये एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, मैं एट द एज ऑफ 40 ये एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मैं जाते जाते जोश टॉक के इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे मौका दिया और मेरी कहानी को सुना। अगर मेरे जीवन संघर्ष और किन चुनौतियों का सामना करके मैंने ये एग्जाम क्रैक किया, अगर मैं किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकूं, तो मेरी खुशनसीबी होगी। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एम के यादव। जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उसके जो लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं, जहां एक हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है एक अफोर्डेबल रेट पे। सो मैं बहुत खुश हूं ये बताते हुए कि अब ये दोनों चीज़ें, हाई क्वालिटी एजुकेशन एक अफोर्डेबल रेट पे, अब मैं जोश की पूरी फैमिली को दूंगा। तो अब हर हफ्ते जोश टॉक यूपीएससी के चैनल पे आके मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि यूपीएससी एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। और दूसरा, जो भी बच्चे मुझसे फाउंडेशन कोर्स पढ़ना चाहते हैं उनको मैं एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप भी दूंगा। अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं।